आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी वाला। तो आज की कहानी है मेरठ से। मेरठ में 14 साल पहले एक तिहरा हत्याकांड हुआ। इसमें धर्म, राजनीति और प्यार से लेकर हर वो एंगल जुड़ा जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात आधी पार हो चुकी थी। शबाब पर थी पार्टी। सभी की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। एकाएक सुधीर बोला, सुनील, यह कैसा यार है तेरा? पार्टी छोड़कर घर में घुसकर बैठ गया। बुला इसे, यह तो बेइज्जती की बात है। सुनील को अब पार्टी का माहौल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन सुधीर बार बार अपनी बेइज्जती का हवाला देकर उसके ऊपर दबाव बनाने लगा। आखिरकार सुनील बाहर निकला और उसने इजलाल के घर के नीचे जाकर उसे आवाज़ दी। थोड़ी देर में इजलाल आया तो सुधीर ने अपनी दोस्ती को लेकर उस पर ताना कसा। थोड़ी देर की गर्मागर्मी में बात सीबा तक आई तो इजलाल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी अंटी से पिस्टल निकाला और सुधीर को निशाना बनाकर गोली मार। अवाक रह गए सारे। फिर इजलाल जोर से चिल्लाया, इन सालों को पकड़कर सामने के कमरे में डाल दो। आज कोई बचना नहीं चाहिए। सारा पुराना हिसाब चुकता होगा आज। गोली लगने के बाद सुधीर निढल होकर जमीन पर गिर चुका था। सुनील और पुनीत ने जान बचाने के लिए अंधेरे में ही भागना शुरू कर दिया, लेकिन इजलाल के 1 दर्जन गुर्गों के सामने अनजाने इलाकों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। हुआ भी यही। सुनील और पुनीत मेरठ के गुदड़ी बाजार की सकरी गलियों में फंसकर रह गए। गुर्गों ने उन्हें दबोच लिया और इजलाल के सामने पेश कर दिया। किसी कबीले की अदालत जैसा नजारा था। इजलाल के इशारों पर उसके गुर्गों ने मीट काटने वाले कई चाकू निकाल लिए। सुनील और पुनीत अपनी जान बचाने के लिए काफी चिल्ला रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन इस सुनसान अंधेरे में उनकी पुकार सुनता कौन? इजलाल ने सुनील और पुनीत का कत्ल करने का हुक्म अपने गुर्गों को दे दिया। थोड़ी ही देर में भाड़े के गुर्गों ने सुनील और पुनीत के गले पर बड़ा सा कट मार दिया। दोनों के शरीर थोड़ी देर तक छटपटाते रहे और फिर ठंडे पड़ गए। पूरी सड़क और उनके दोनों ओर की नालियों में ताजा खून की धारा बह रही थी। 23 मई 2008 की अलसुबह बागपत के बालौनी गांव के जंगलों में कई गाड़ियों की हलचल देखने को मिली। सड़क से कुछ दूरी पर एक कार हिंडन नदी की ओर बढ़ी जा रही थी। तभी कीचड़ में टायर फंस गया। काफी देर मशक्कत के बाद भी जब कार नहीं निकली तो सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार से आवाज आई, चलो सभी गाड़ियां सड़क की इकट्ठा हुई और मुड़कर मेरठ की ओर निकल गई। थोड़ी दूरी पर अपनी कार में बैठे बागपत के दुष्यंत तोमर तब देख रहे थे। गाड़ियों का काफिला दूर निकल जाने के उन्होंने नदी के पास खड़ी कार की ओर देखा तो वह कुछ जानी पहचानी सी लगी। अनहोनी की आशंका मन में समेटे वह कार के पास पहुंचे और अंदर झांका। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार की पिछली सीट पर एक लाश औधी पड़ी थी। वह पीछे लौटे और पुलिस को तुरंत फोन किया। थोड़ी देर में मौके पर बालौनी थाने से पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी में 2 लाशें मिली। पुलिस के साथ जब दुष्यंत ने लाशों को गौर से देखा तो उनका गला रुंध आया। ये दोनों लाशें मेरठ कॉलेज के छात्र सुधीर उज्जवल और पुनीत गिरी की थी। तीसरा उनका दोस्त सुनील ढाका। दुष्यंत इसी कॉलेज के स्टूडेंट लीडर थे। इधर मेरठ में सुबह से ही सुधीर, सुनील और पुनीत को उनके घर वाले तलाश रहे थे। चर्चा थी कि शहर के विक्टोरिया पार्क के स्विमिंग पूल में नहा रहे 3 दोस्तों को आधी रात के वक्त मीट कारोबारी हाजी इजलाल अपने साथ पार्टी करने ले गया था, लेकिन बाद में उनका कुछ पता नहीं चला। सुधीर मेरठ कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा था और बागपत का निवासी था। पुनीत मेरठ के परीक्षित गढ़ का रहने वाला था और मेरठ कॉलेज में MCOM सेकेंड ईयर का छात्र था। वहीं सुनील ढाका मेरठ के जागृति विहार का रहने वाला था और रेलवे में ठेकेदारी करता था। हाजी इजलाल मेरठ का बड़ा मीट कारोबारी था और बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता भी था। इजलाल के चाचा हाजी अखलाक ने 80 के दशक में अपना मीट का कारोबार शुरू किया और सत्ता की बैसाखी के सहारे इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1993 में जनता दल के टिकट पर
मेरठ विधानसभा से विधायक बने। सन 2000 में बसपा के टिकट पर हाजी अखलाक के बेटे और इजलाल के चचेरे भाई शाहिद अखलाक मेरठ के मेयर चुने गए। 2004 में बसपा के टिकट से वह लोकसभा तक भी पहुंच गए। इजलाल की मां हजनन जुबैदा भी मेरठ नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ चुकी थी। हत्याकांड से पहले इजलाल खुद बसपा से चुनाव लड़ना चाहता था और टिकट के लिए आवेदन भी कर रखा था। पूरा परिवार बसपा को समर्पित था, इसलिए मायावती की सरकार में तूती बोलती थी अखलाक फैमिली। पुलिस जांच में जुटी थी और तभी उसे बड़ा सबूत मिला। गुदड़ी बाजार से लेकर बागपत के जंगलों तक देवेंद्र आहूजा उर्फ नन्नू ड्राइवर पूरी वारदात में कातिलों का हमसाया रहा। इजलाल का पुराना ड्राइवर था देवेंद्र। लाशों से भरी गाड़ी छोड़ने के बाद जब वह घर पहुंचा तो खौफ के चलते उसे बुखार चढ़ाया। उसकी हालत देखकर जब घर वालों ने पूछना शुरू किया तो बहुत देर तक राज को राज ना रख पाया और पूरी बात उसने अपने घर वालों को बता दी। घर वाले उसे पुलिस के पास लेकर पहुंचे। मामला हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ था। ऐसे में पुलिस ने देवेंद्र को चुपचाप अपने घर में बने रहने की हिदायत देकर थाने से भेज दिया। देवेंद्र से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस गुदड़ी बाजार में मौकाए वारदात तलाशने लगी। बागपत पुलिस ने बालौनी थाने में ट्रिपल मर्डर का मुकदमा दर्ज भी कर लिया, लेकिन मृतकों के घर वालों की मांग पर केस को मेरठ के बाहर कोतवाली ट्रांसफर कर दिया गया। जब इजलाल हाथ नहीं आया तो मेरठ पुलिस पर उसे साजिशन बचाने के आरोप लगने लगे। मेरठ कॉलेज के छात्रों ने बाजार बंद करा दिए। पुलिस पर दबाव बना तो इजलाल को सरेंडर करने की कोशिशें तेज हो गई। मामले की जांच शहर कोतवाली से हटकर सदर बाजार के थानेदार डीके बालियन को दे दी गई। बालियन ईमानदार छवि के पुलिस अफसर माने जाते थे। उन्होंने तफ्तीश शुरू की और पुख्ता सबूत इकट्ठा करके पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी। हाजी इजलाल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ 21 अक्टूबर 2008 को चार्जशीट फाइल कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल था कि सुधीर और उसके दोस्तों की हाजी इजलाल से आखिर आवदत क्या थी। दरअसल के सैन्य इलाके से सटा गंगानगर उन दिनों धीरे धीरे आकार ले रहा था। यहाँ के राधा गार्डन में किराए की एक कोठी में खूबसूरत शिभा सिरोही रहती थी। वह भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। पति भी सेना में बड़े अफसर और नॉर्थ ईस्ट में उनकी पोस्टिंग थी। पति पत्नी के बीच इस भौगोलिक दूरी ने कहानी में एक प्रेम एंगल ला दिया, जिसमें हाजी इजलाल शामिल। हाजी इजलाल शादीशुदा था, लेकिन खूबसूरत हसीनाओं से रिश्ते रखना फितरत थी। एक मामूली सी मुलाकात के बाद शिबा से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। शिबा के हुस्न के जाल में इजलाल इस तरह गिरफ्त हुआ कि उसने एक कोठी किराए पर लेकर शिबा को दे दी, जहां दोनों अपने खाली वक्त बिताते थे। लग्जरी गाड़ियां, महंगे कपड़े और हर वे चीज जो शिबा की ख्वाहिश होती, इजलाल चुटकी बजाते हाजिर कर दे। कुछ वक्त बीता। शिबा के लिए इजलाल जैसे रिश्ते अब फैशन बनने लगे। सुधीर उज्जवल के एक साथी से शिबा की दोस्ती हो गई। वह इजलाल की गैर हाजिरी में शिबा की कोठी पर आता जाता। उसे इजलाल का शिबा के पास आना खटकता था, तो उसने सुधीर से इस बात का जिक्र किया। सुधीर और उसके दोस्तों ने इजलाल को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान गंगानगर और शहर के बेगम ब्रिज पर 2 बार इजलाल से सुधीर और उसके साथियों का आमना सामना हुआ। दोनों बार सुधीर और उसके दोस्त इजलाल पर भारी पड़े। शिबा जाट जाति से थी और उसे चाहने वाला सुधीर उसका दोस्त उसी बिरादरी से था। सुधीर और उसका दोस्त सुनील ढाका भी जाट थे। उन्हें ऐतराज इस बात से था, इजलाल के मुस्लिम होते हुए भी शिबा उसके प्यार के गिरफ्त में क्यों है। इसे लेकर शिबा को भी एक आध बार चेतावनी दी गई थी। इधर 2 बार टकराव के बाद इजलाल समझ चुका था कि जाट लैंड पर जाटों से टकराना उसकी बहुत बड़ी गलती है और उसे बहुत भारी भी आगे चल के पड़ सकता है। भले ही राज्य में उसकी पार्टी की सरकार हो, इसलिए उसने सुनील और पुनीत के परिवार से मिलकर समझौते की बातचीत की। परिवारों की मौजूदगी में समझौता हुआ और सुधीर और उसके दोस्तों ने इजलाल के साथ हाथ मिला लिया। अब इस नई दोस्ती के नाम पर पार्टियां होने लगी, लेकिन इजलाल के दिल में अंदर बदले के अंगारे सुलग रहे थे। 22-23 मई 2008 की रात वह मौका आया। सुधीर और उसके साथियों को बिरयानी की दावत के लिए इजलाल अपनी कोठी पर लेकर आया।
और हत्याकांड को अंजाम दे दिया। केस की तफ्तीश में सत्ता से लेकर पैसों तक का भरपूर इस्तेमाल हुआ। पुलिस के बड़े बड़े अफसर इजलाल के पैसों और रुतबे की गिरफ्त में थे। जांच कर रहे डीके बालियन पर एक बड़े अफसर ने 3 आरोपियों के नाम हटाने का दबाव भी बनाया। इन आरोपियों में इजलाल के 2 सगे भाई और एक बहनोई बदरुद्दीन था। बालियन ने विरोध किया तो उनका ट्रांसफर कानपुर कर दिया गया। मामला सरकार के कानों तक पहुंचा। डीके बालियन को वापस मेरठ भेजा गया और बड़े अफसर को मेरठ से बाहर। इजलाल की नाटकीय गिरफ्तारी को लेकर मीडिया और पुलिस पर भी काफी आरोप लगे थे। शहर कोतवाली के प्रभारी और इलाके के सीओ को इजलाल की गिरफ्तारी के बाद उनके पद से हटा दिया गया। इजलाल को पुलिस इनकाउंटर से बचाने के लिए उसकी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट बागपत पुलिस के कुछ अफसरों ने मीडिया के साथ मिलकर रची थी। 14 साल पुराने इस हत्याकांड में पुलिस ने इजलाल, उसके 2 भाइयों, 1 बहनोई, 4 नौकर, 5 गुर्गे और सीबा शिरोही के खिलाफ सबूत हासिल कर लिया। पुलिस ने इजलाल को गैंगस्टर एक्ट की धारा में निरुद्ध भी किया और उसके साथियों को उसके गैंग का सदस्य माना है। 14 जुलाई 2010 से केस में गवाही शुरू हुई। आखिरी गवाह ने 2020 में अपनी आप बीती बयां की। 5 आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। वहीं इजलाल और उसके कई साथी वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।